जून 2017 पोर्चुगल वाइल्ड फायर। इस वाइल्ड फायर में लमसम 66 लोग मरे थे, साथ ही साथ 204 लोग इंजर्ड हुए थे। उसके तत्पश्चात इसमें 20,000 हेक्टेयर का फॉरेस्ट पूरा जल गया था। Mountainous region late last night spared nothing in their path. पोर्चुगल के 6 यंगस्टरों ने, जो कि 11 से 24 साल के बीच में, उन्होंने इतिहास का सबसे बड़ा क्लाइमेट मूवमेंट के ऊपर, क्लाइमेट क्राइसिस के ऊपर 33 कंट्रीज के ऊपर सबसे बड़ा मुकदमा किया यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में। 33 कंट्रीज आउट ऑफ 47 कंट्री मेंबर्स, जो कि ह्यूमन राइट कन्वेंशन के मेंबर थे, उन्होंने ह्यूमन राइट कन्वेंशन का वायलेशन किया। साथ ही साथ उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट का वायलेशन किया, जिसमें वो उन सब ने प्लेज किया था कि हम लोग क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करेंगे, साथ ही साथ सारे क्राइसिस को रोकेंगे जो हमारे कंट्री के लोगों को, साथ ही साथ दूसरे कंट्री के लोगों को भी अफेक्ट करता हो। सितंबर 2 2020 को 6 पोर्चुगल के जो बच्चे थे, जो 11 से 24 साल की उम्र के लोग थे, उन्होंने एक कंप्लेंट फाइल किया यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में, जो कि फ्रांसिस में सिचुएटेड है, अगेंस्ट 33 कंट्रीज के ऊपर। 33 कंट्रीज के ऊपर एक मुकदमा लॉन्च किया गया 6 पोर्चुगल यंगस्टर के द्वारा 2 सितंबर 2020 को। उस केस का नाम था डुराटे अगस्टिनो एंड अदर वर्सेस पोर्चुगल एंड 32 अदर स्टेट। अब हम लोगों को ये भी समझना जरूरी है कि किन किन बेसिस पे इस पिटीशन को चैलेंज किया गया, और इस पिटीशन में 33 कंट्रीज को अकाउंटेबल बनाया गया आंसरेबल के लिए। तो सबसे पहला इसमें क्लेम था उन यंगस्टर्स का, उन पोर्चुगल वालों का, कि हमारे कंट्री में जो वाइल्ड फायर हुआ था उसका सबसे मेन रीजन था क्लाइमेट चेंज। अब सारे यूरोपियन कंट्रीज ने मिल के ये एग्रीमेंट किया था कि हम अपने क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक सस्टेनेबल और एक सब्सटेंशियल एक्शन लेंगे, जो कि यूरोपियन कंट्रीज के मेंबर्स फेल हो गए। साथ ही साथ हमारे पोर्चुगल में हीट वेव्स आ रहे हैं, जिसके कारण यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा समय इंडोर में बिताना पड़ रहा है, और साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है पोर्चुगल में, उसकी वजह से हमारा फ्यूचर भी एक वर्स्ट सिचुएशन में जाने वाला है, हमारा फ्यूचर सेफ नहीं है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारा आर्टिकल 2, हमारा आर्टिकल 8, आर्टिकल 14 यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, जिसमें राइट टू लाइफ, राइट टू एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन का हमारा वायलेशन हुआ है। इन ग्राउंड्स पे इस पिटीशन को चैलेंज किया गया 33 कंट्रीज पर। दूसरा ग्राउंड और एलिगेशंस इन 33 कंट्रियों पे ये बना कि इन्होंने पेरिस एग्रीमेंट में अपने आप को प्लेज किया था कि हम क्लाइमेट प्रोटेक्शन से रिलेटेड कार्बन इमिशन को कम करेंगे, बट ये लोग फेल्ड हो गए कार्बन इमिशन को 1.5 डिग्री सेल्सियस कम करने में, और 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इन्वायरमेंट हो गया, क्लाइमेट क्राइसिस हो गया। तो इस कारण इनके ऊपर मुकदमा किया गया यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में। अलॉन्ग विद दैट अब हम लोग ये भी जान लेते हैं कि किन किन कंट्रीज के खिलाफ ये मुकदमा किया गया। उसमें कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, किप्रोस, सिजनान, लक्समबर्ग, इटली, आयरलैंड, हंगरी, क्रोएशिया, फ्रांस, फिनलैंड, पोर्चुगल, रोमानिया, इवन रसिया, स्विट्जरलैंड, टर्की, यूक्रेन एंड यूनाइटेड किंगडम भी इन्वॉल्व है। साथ ही साथ ये भी जानना जरूरी है, ये सारे कंट्रीज मेंबर स्टेट ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप के मेंबर भी हैं, जिसमें 47 मेंबर हैं, बट केवल 33 कंट्री के खिलाफ ही ये वायलेशन का मुकदमा किया गया। जब भी हम किसी कन्वेंशन या फिर किसी काउंसिल की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में ये चीज़ हमेशा रहनी चाहिए, जितने भी कन्वेंशन और जितने भी काउंसिल साइन किए गए हैं इस मुकदमे में, उन सारे काउंसिल और उन सारे कन्वेंशन का एम यही था कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट किया जाएगा, रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे कन्वेंशन को साइन कराया गया, और ये सारे कन्वेंशन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद साइन हुए। अब सबसे पहला हमारा काउंसिल ऑफ यूरोप है। अब जैसे कि इस मुकदमे में काउंसिल ऑफ यूरोप, पेरिस एग्रीमेंट की बात की गई है, तो सबसे पहले हम लोग काउंसिल ऑफ यूरोप को समझ लेते हैं। काउंसिल ऑफ यूरोप एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस्टेब्लिश हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के वेग में। जब वर्ल्ड वॉर 2 का खत्म हुआ तो उसके बाद इस कन्वेंशन को साइन किया गया। अब इस कन्वेंशन का पर्पस और एम ये था कि सारी यूरोपियन कंट्रीज ह्यूमन राइट्स का पालन करेंगे, डेमोक्रेसी को समझेंगे अपने कंट्री में भी और दूसरे की कंट्री में, साथ ही साथ रूल ऑफ लॉ को भी फॉलो करेंगे। अब ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ को इस तरीके से समझ सकते हैं यूरोपियन में कि हर कोई अपने कंट्री में
नेबर कंट्री में किसी प्रकार का वायलेशन नहीं करेगा। हम एक दूसरे से प्लेज करेंगे कि हम एक दूसरे की ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करते हैं। साथ ही साथ हम रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करेंगे अपने कंट्री में भी और दूसरे कंट्री में। इसका मतलब ये भी है कि हम कोई ऐसा एक्शन नहीं करेंगे जिसका एक एडवर्स इफेक्ट हो हमारे नेबर में, जो कि एक एडवर्स इफेक्ट हुआ हमारे नेबर कंट्री, यूरोपियन नेबर कंट्री में, जो कि रिलेटेड है क्लाइमेट क्राइसिस से, जो कि अभी आपने पोर्चुगल में देखा है वाइल्ड फायर से। तो उसी के संबंधित में काउंसिल ऑफ यूरोप साइन हुआ। साथ ही साथ काउंसिल ऑफ यूरोप 1949 में स्टैब्लिश हुआ था, फाउंड हुआ था, और अभी तक 2023 में इसमें 46 स्टेट हैं। साथ ही साथ इसकी पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 675 मिलियंस है और इसका एनुअल बजट आता है ऑलमोस्ट 5 मिलियन। इसको 5 मिलियन यूरोस में इसको प्रमोट करने के लिए, इसके बेटरमेंट के लिए। जब ये मुकदमा लॉन्च हुआ 33 कंट्री पे, तो इसमें 3 ट्रीटी को बेस बनाया गया और उस 3 ट्रीटियों को ये कहा गया कि इन 33 कंट्रियों ने इन 3 ट्रीटी का वायलेशन किया। उसमें सबसे पहला ट्रीटी और कन्वेंशन ये था यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट। देन हमारा आता है मेंबर काउंसिल ऑफ यूरोप। देन हमारा आता है पेरिस एग्रीमेंट। अब हम लोग समझेंगे पेरिस एग्रीमेंट क्या होता है। सबसे पहले पेरिस एग्रीमेंट एक बाइंडिंग लीगल इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि क्लाइमेट चेंज पे आधारित था। अब दिसंबर 2015 को 196 कंट्रीज गैदर्ड हुई थी पेरिस फ्रांस में फॉर यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस को, जो कि आगे चल के COP21 हुआ था। अब इसका मिशन ये था कि ग्लोबल में क्लाइमेट क्राइसिस को हम लोग रोकेंगे। जो COP था वो अडॉप्ट किया गया था एज अ पेरिस एग्रीमेंट, और जो कि हमारे इफेक्टिव डेट में आया था 4 नवंबर 2016। अब हम लोग ये भी समझ लेते हैं पेरिस एग्रीमेंट का एम क्या था। इसका एम यही था केवल कि हम टेम्परेचर्स को लिमिट करेंगे ग्लोबल एवरेज बेसिस पे। जो हमारा ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है उसकी हम लोग प्रयास करेंगे 2 डिग्री सेल्सियस से कम हो। साथ ही साथ हम लोग शुरुआती दौर में ये कोशिश करेंगे कि जो हमारा ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो जो 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए। अब इस पे हम लोगों ने 1.5 डिग्री सेल्सियस को क्यों इतना एम्फेसाइज किया। अब इस पे एक रिपोर्ट आती यूनाइटेड नेशन इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंजेस पे। उन्होंने ये कहा कि अगर हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से इसको कम नहीं करेंगे तो हमारी यूरोपियन कंट्रीज एक एडवर्स इफेक्ट फील करेगी। अब इसी बेसिस पे हमारे पुर्तगाल ने मुकदमा किया था, क्योंकि पुर्तगाल में हम लोग हीट वेव सफर कर रहे हैं, साथ ही साथ रेनफॉल एक्सट्रीम हो रहा है, ड्राउट्स आ रहा है, सूखापन आ रहा है, सूखेपन के कारण हमारा वाइल्ड फायर हुआ। तो ये सारी रिपकशंस होंगे जब भी हमारा 1.5 डिग्री सेल्सियस से हमारा टेम्परेचर क्रॉस करेगा। और आप सोचिए जब ये 2 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा तब कितनी तबाही होगी। इसके साथ ही साथ इसमें रेमेडी बताई गई कि हम ग्रीन हाउसेस पे काम करें, हम अपने कार्बन इमिशन को कम करें, हम जितना हो सके उतना इको फ्रेंडली कमोडिटीज़ को करें, कार्बन्स को कम करें और वो सारी चीज़ फैसिलिटेट करें जिससे हमारा कार्बन इमिशन कम हो सके। बट ये 33 कंट्रीज फेल्ड हो गए इस चीज़ को करने में। बैक टू स्टोरी। नवंबर 30, 2022 को यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने इस केस को फास्ट ट्रैक कर दिया और ये मैसेज कम्युनिकेट कर दिया 33 डिफेंडेंट कंट्रीज को जो इस मुकदमे में भागीदार हैं, और उनको कहा कि आप मुझे इस पे जवाब दीजिए, अपने डिफेंस में मुझे एविडेंस शो कीजिए, अपना आर्गुमेंट सबमिट कीजिए मेरिट पे बेसिस पे, साथ ही साथ एडमिसिबिलिटी बेसिस पे। फरवरी 2021 तक हुआ क्या, फरवरी 4, 2021 को कोर्ट ने उनका मोशन रिजेक्ट कर दिया और जो 33 कंट्री थी उन्होंने अपने मोशन में ये लिखा था, सबसे पहले आपने जो इसको प्रायोरिटी ट्रीटमेंट दे रहे हैं इस मुकदमे को, उसको आप ओवरटर्न कीजिए। उसके साथ साथ आपने जो इस केस को फास्ट ट्रैक कर दिया गया है उसको भी आप ओवरटर्न कीजिए। साथ ही साथ हम लोगों को अपने एविडेंस को एडमिसिबिलिटी का मौका दीजिए। ऑनरेबल कोर्ट ने उनके इस मोशन को रिजेक्ट किया और उनका जो लेटर था रिजेक्शन का वो सारे कंट्रीज को कम्युनिकेट कर दिया। साथ ही साथ उनको समय दे दिया कि आप अब रिस्पॉन्स कीजिए मई 27, 2021 तक, और उन्होंने उन लोगों को इतनी तक की छूट दे दी कि आप अपनी एडमिसिबिलिटी भी शो कीजिए और अपना डिफेंस भी दिखाइए कि आप इन बेसिस पे ये चीज़ दिखा रहे हैं कि हमने वायलेशन नहीं किया है। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने इसमें थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन अलाउ कर दिया है 6 मई 2021 तक।
थर्ड पार्टी इंटरवेंशन का मतलब ये होता है कि इस मुकदमे में दो पार्टीज हैं। एक पुर्तगीज के यंग यूथ हैं जिन्होंने मुकदमा फाइल किया है 33 कंट्री के खिलाफ। तो चाहे वो थर्ड पार्टी उन यूथ के साथ हो सकते हैं या फिर उस 33 कंट्री के साथ हो सकते हैं। इन्होंने इसका एक टाइम फ्रेम दे दिया है 6 मई 2021 तक का। जैसा कि यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने गवर्नमेंट्स को एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया था कि आपको इतने टाइम पीरियड के अंदर अपना रिस्पॉन्ड, अपना डिफेंस रिकॉर्ड करवाना है। अगस्त 14 2021 को 33 कंट्रियों ने अपना डिफेंस शो किया क्लेमेंट्स को। अब क्लेमेंट्स को ये लीगल एडवाइस दिया गया है कि आप जितने भी डिफेंस प्रोड्यूस किए गए हैं 33 कंट्री के द्वारा, कृपया आप इसको पब्लिक में डिस्क्लोज ना करें। साथ ही साथ यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने क्लेमेंट्स को ये डायरेक्ट कर दिया कि आप अपना रिस्पॉन्स दीजिए हमको 12 जनवरी 2022। अब ये केस तब इंटरेस्टिंग हुआ जब चैम्बर ऑफ यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने इस मैटर को भेजा ग्रैंड चैम्बर को। ग्रैंड चैम्बर सबसे एपेक्स बॉडी होती है यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में। जब भी कोई डिसीजन दिया जाता है ग्रैंड चैम्बर द्वारा या फिर कोई भी रेजोल्यूशन या फिर किसी भी प्रकार का डायरेक्शन ग्रैंड चैम्बर द्वारा दिया जाता है तो ये अपीलेबल नहीं होता। इसका सीधा सा मतलब ये है, अगर इस केस में अगर ग्रैंड चैम्बर ये बोलती है कि 33 कंट्री ने वायलेशन किया है क्लाइमेट चेंज का, अब वो भरपाई करें, या फिर 33 कंट्रीज ने कोई गलती नहीं की है, इनको बरी किया जाए, तो वो डिसीजन बाइंडिंग होगा सारे कंट्रीज पे, वो डिसीजन बाइंडिंग होगा क्लेमेंट्स पे, वो डिसीजन बाइंडिंग होगा पूरे यूरोप में। उस डिसीजन का हम लोग अपील नहीं कर सकते। अपील का मतलब ये समझिए, सपोज दैट अगर एक एग्जांपल ले, हमारे इंडिया में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, देन हाई कोर्ट होता है, देन सुप्रीम कोर्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगर आप किसी जजमेंट से नहीं खुश है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट के जजमेंट से अगर आप नहीं खुश हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बट अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आप खुश नहीं हैं और उस मैटर को सबसे लार्जर बेंच ने सुना है, तो आप उस मैटर को कहीं और नहीं ले जा सकते। उसी प्रकार हमारा ग्रैंड चैम्बर काम करता है। हमारे ग्रैंड चैम्बर में 17 जजेस होते हैं जो एक थरो रिव्यू करते हैं किसी भी इशू में। क्लाइमेट क्राइसिस की प्रॉब्लम ना केवल यूरोप में है बल्कि ये हर एक कॉन्टिनेंट में भी है। हमारे एशिया में भी क्लाइमेट क्राइसिस से बहुत सारे प्रॉब्लम है। अगर हम लोग क्लाइमेट क्राइसिस की बात करें तो हम लोग केवल अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्लाइमेट क्राइसिस की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अब हम लोग ये बहुत देखते हैं कि हमारे किसी नेबर स्टेट में पानी बरस रहा है और किसी नेबर स्टेट में ड्राई हुआ है। कहीं हीट वेव्स आ रहे हैं, कहीं कोल्ड वेव्स आ रहे हैं, कहीं बारिश हो रही है, कहीं बारिश नहीं हो रही है, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं बहुत ज़्यादा ठंडी। तो ये सारी चीज़ें हमारे क्लाइमेट क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही हैं। ये सारी चीज़ें हमारा रैपिड इंक्रीज हो रहा है कार्बन इमिशन का, उन सारे कारणों से हो रही। तो इंटरनेशनल बेसिस के साथ ही साथ हम लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि हमारे डोमेस्टिक गवर्नमेंट को भी ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे हमारा क्लाइमेट क्राइसिस को रुके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you for joining us and kindly subscribe the channel and hit the like button। ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे, ऐसे ही सिलेक्टिव टॉपिक्स पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं एंड वीडियो को शेयर करें। दैट्स ऑल।